हेलो, मैं आप लोगों को कारक पढ़ा रही थी लेकिन यूट्यूब की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम की जा रही है तो उस वजह से दिक्कत आई है। कोई नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आपको ये क्लास मिल जाएगी। अ, मैं इस उसमें पढ़ाती रही कि क्लास चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। देखिए, कारक शब्द की बात करते हैं तो कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द का तात्पर्य है क्रिया को करने वाला। कारक शब्द का तात्पर्य क्या है? क्रिया को करने वाला। अरे भाई! कारक शब्द का तात्पर्य होता है करने वाला। अब कर्सर गायब, ठीक है? करने वाला से तात्पर्य कार, क्योंकि कार्य शब्द, कार का अर्थ होता है कार्य। कार का अर्थ क्या होता है? कार्य। कार शब्द कार, काज, ठीक है? इन सब का तात्पर्य किससे है? कार्य से है, काम से है। और जब हम कहते हैं करने वाला अर्थात क्रिया को करने वाला, तो कारक शब्द का यहाँ अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला अर्थात वाक्य के अंतर्गत आने वाले पद या वाक्यांश के अंतर्गत आने वाले पदों के मध्य जो संबंध दिखाई देता है, उनमें जो एक बंधाव दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं कारक। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ कहा राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, इसमें कौन-सा कारक है? अगर हम आपसे पूछें कि राम स्कूल जाता है, इसमें कौन-सा कारक है? तो इसमें आप कहेंगे कि हमें तो कारक का तात्पर्य चिह्न पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कारक तो मैंने अभी चिह्न शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने सिर्फ कारक को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया है? किसको परिभाषित किया? कारक शब्द को, ठीक है? और कारक शब्द के लिए हमें ध्यान रखना है कि वाक्य या वाक्यांश के अंतर्गत आने वाले पदों के मध्य जो संबंध हमें अ अ, प्रतीत होता है, उस संबंध को हम कहते हैं कारक। अगर हम यहाँ कहते हैं राम स्कूल जाता है, तो राम से स्कूल के बीच में जो संबंध हमें दिखाई दे रहा है, ये कारक ही है। चिह्न नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं कि चिह्न के बिना कारक नहीं होता, कारक होता है। ठीक है? स्कूल जाता, इसके बीच में भी कारक है, इसके बीच में भी कारक है, तो राम स्कूल जाता है, इनके मध्य एक हमें संबंध दिखाई दे रहा है राम का क्रिया से, स्कूल का क्रिया से और स्कूल का राम से। तो कर्ता और कर्म पदों के मध्य जो संबंध हमें क्रिया तक पहुँचाता है, वही संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक है? अब पद के अनुसार हम कारक को परिभाषित करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए राम में कौन-सा कारक है? आप कहेंगे चिह्न नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किसके जगह इस्तेमाल हो रहा है? ये कर्ता पद की जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें कर्ता कारक है। कौन-सा कारक? कर्ता। स्कूल किसकी जगह है? कर्म पद की, तो स्कूल में कर्म कारक, ठीक है? और यदि वो वाक्य में पूछ ले, तो आपको देखना है कि वाक्य की जो क्रिया है वो किस पद से प्रभावित है, कर्म पद से या कर्ता पद से। तो आप देखिए राम स्कूल जाता है, अगर हम इसकी जगह कहते हैं सीता स्कूल जाती है, तो सीता स्कूल जाती है तो क्रिया बदल जाती है, यानी कि कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है और कर्ता का प्रभाव पड़ने के कारण हम इसमें कर्ता कारक कह सकते हैं। ठीक है? जब आपसे सीधे पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा कारक है। फिर राम ने किताब लिखी है। राम ने, इसमें ये कहा, ये कर्ता कारक है क्योंकि आपको चिह्न भी याद है कि ने चिह्न कर्ता के साथ आता है। किताब में कौन-सा कारक है? किताब में कर्म कारक, ठीक है? और लिखी है, ये क्रिया है। तो क्रिया तक पहुँचने के लिए कर्ता और कर्म पदों का जो क्रिया तक संबंध है, वो हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब यहाँ मैंने बात की थी, अगर परिभाषा देखो, मतलब उसे समझना है, तो पदों के मध्य संबंध को हम क्या कह रहे हैं? कारक। पदों के मध्य आभासी संबंध को, क्योंकि कहीं चिह्न होंगे, कहीं आभास होगा, आभासी संबंध को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के प्रकार की बात करते हैं तो कारक के प्रकारों के लिए अ, यहाँ देखिए क्रिया को करने वाला, कारक का अर्थ क्या है? क्रिया को करने वाला। जब हम इसके कारक के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर देखिए क्रिया को करने वाला। तो क्रिया से संबंध के आधार पर कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता, बल्कि कर्ता से होता है। अर्थात 2 कारक ऐसे हैं जिनका संबंध कर क्रिया से ना होकर सिर्फ कर्ता से होता है। किससे होता है? सिर्फ कर्ता से होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए क्रिया से संबंध के आधार पर कारक 6 कितने हैं? 6 हैं। और कर्ता से संबंध के
कर्ता से संबंध स्थापित करने वाले, सिर्फ कर्ता से संबंध स्थापित करने वाले कारक कितने हैं? 2 हैं। संबंध कारक और संबोधन कारक। जैसे राम का भाई, तो आगे की क्रिया भाई के अनुसार चलेगी, लेकिन राम का भाई इसके मध्य संबंध इस चिन्ह से आया, मेरा भाई। तो ये रा जो है ये संबंध बता रहा है मेरे और भाई के बीच में, ठीक है? हे भगवान, ये इसका संबंध सिर्फ भगवान तक रह गया, यानी कि इस पद तक रह गया, इसीलिए क्या है? ये हमारा संबोधन है। भगवान को संबोधन दिया, ना कि क्रिया को संबोधन दिया। तो ये सिर्फ कर्ता से संबंधित होते हैं, क्रिया से नहीं। इस आधार पर कारकों को 2 तरीके से बाँटा गया, 6 और 2। और सामान्यतः यदि पूछा जाए तो हिंदी में कितने कारक हैं? सामान्यतः हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में मैंने यहाँ आपको बताया था कि जब हम कारक के साथ चिन्हों को पढ़ते हैं, तो अब आप सिर्फ चिन्हों तक सीमित नहीं रहेंगे, कारक का तात्पर्य अलग है और कारक के साथ चिन्ह बस हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं। अगर मुझे बात करनी है अगर मुझे बात करनी है कर्ता कर्ता के साथ नहीं, कर्ता का तात्पर्य जिसके विषय में बात की जा रही है, का जो वाक्य है वो जिस विषय में शुरू कर रहा है, जिस विषय में बात कर रहा है, उसको कहते हैं कर्ता। उसके साथ लगे हुए चिन्ह को हम क्या कहते हैं? ने। कर्म को, अर्थात संपन्न होने वाला कार्य, अगर उसके साथ को शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो हम कहते हैं क्या? कर्म कारक है। मैंने कहा संपन्न होने वाले कार्य के साथ यदि को इस्तेमाल हो रहा है तब, ठीक है? करण, ये माध्यम या जुड़ाव के लिए, करण से, ये किसको बताता है? ये माध्यम या जुड़ाव को बताता है। अरे फिर से कहा, ठीक है? किसको बताता है? जुड़ाव या माध्यम को। संप्रदान के लिए, के वास्ते, इसके कारक चिन्ह है, लेकिन इसे हम प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ कोई उद्देश्य हमें पता चल रहा हो, दान देने का पता चल रहा हो, तो वहाँ हम कहते हैं, या कुछ और देने का बोध हो, दान देने का बोध हो या फिर कुछ और देने का बोध हो, तो वहाँ हम कहते हैं संप्रदान कारक, ठीक है? इन तीनों अवस्था में हम संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान का चिन्ह कौन से है? के लिए, के वास्ते, के उद्देश्य से, अपादान से। से चिन्ह 2 जगह है, लेकिन एक जगह माध्यम पता चल रहा है, जुड़ाव पता चल रहा है, दूसरा कहता है अलग होना, अपादान का अर्थ है अलग होना, ठीक है? फिर है संबंध कारक की अधिकरण में, पर ये समय और स्थान का बोध है। संबंध कारक में संबंध का ही पता चलता है, इसलिए अलग से कुछ नहीं लिखा। अधिकरण में जहाँ स्थान और समय का बोध हो रहा हो, वहाँ हम कहते हैं स्थान का बोध हो, या समय का बोध हो, वहाँ हम कहते हैं अधिकरण, ठीक है? और 8वां है हमारा संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अरे कर्सर, मुझे कर्सर नहीं दिख रहा, कैसे काम चलेगा? कैसे वजह से नहीं दिख रहा? ठीक है? तो ये हमारा 8वां कौन सा है? ये हमारा संबोधन, हे, ओ, अरे, ठीक है? तो ये कारक हो गए, ये प्रकार हो गए। यहाँ उदाहरण से समझ लीजिए, एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, अब इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आप कहेंगे, क्रिया को देख लेंगे। जब आपसे शब्द को अंडरलाइन रेखांकित ना किया गया हो, उस समय आप क्रिया को देखिए, क्रिया के अनुसार आप कारक बता सकते हैं। क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार, तो कर्ता कारक। राम ने पुस्तक को पढ़ा, अब इसमें कौन सी क्रिया है? तो आपको ऐसे में क्या होगा, एग्जामिनर को 2 काम करना होगा, किसको रेखांकित करना होगा या फिर दोनों में अलग-अलग पूछना होगा, यानी 2 विकल्प आधारित आपको बनाना होगा उसे प्रश्न। राम ने में क्या है? कर्ता कारक है इसमें, क्योंकि ये कर्ता के साथ आया। पुस्तक को, ये कर्म के साथ आया तो कर्म कारक, ठीक है? राम पेंसिल से चित्र बनाता है। राम किस चीज से चित्र बनाता है? पेंसिल से। क्रिया किस माध्यम से हो रही है? चित्र बन रहा है, बनना क्रिया है, लेकिन माध्यम क्या है? पेंसिल से। तो ये जुड़ाव बता रहा है, माध्यम बता रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक, ठीक है? राम के पिता ने मोहन को कुछ रुपये उधार दिए। राम के पिता ने मोहन को कुछ रुपये उधार दिए, तो यहाँ इसमें कौन सा हो गया? यहाँ हो गया संप्रदान कारक। और यदि पिता ने में पूछे तो इसमें है कर्ता कारक, इतने में है कर्ता कारक। और यदि पूछे राम के पिता ने, राम के पिता, इसमें है संबंध कारक। इसमें कौन सा है? संबंध कारक, ठीक है? अरे क्या हो जा रहा है?
इसमें है संबंध कारक, ठीक है? ध्यान रहेगा। तो एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है। यहाँ एक वाक्य मोहन रेलगाड़ी से कन्याकुमारी गया। तो मोहन रेलगाड़ी से कन्याकुमारी गया, इसमें कौन-सा कारक है? भाई कर्सर फिर गायब। बार-बार तुम इसको मोहन किस चीज़ से कन्याकुमारी गया? रेलगाड़ी से। तो उसका क्रिया संपन्न होने का माध्यम क्या है? या माध्यम का पता चला रेलगाड़ी से, तो इसमें क्या है? करण कारक है, ठीक है? और अगर इसमें आपसे मोहन में पूछ ले तो मोहन में कर्ता कारक है। कन्याकुमारी में पूछे तो अब इसे ये नहीं कहेंगे कि स्थान का बोधक हो रहा है। कन्याकुमारी नाम है, वो उसकी क्रिया किस माध्यम से संपन्न हुई है, जो कर्म हुआ, कर्म है उसका क्या? कन्याकुमारी। यहाँ वो उसका कर्म हो जाएगा, तो इसमें कर्म कारक होगा, ठीक है? और किस माध्यम से गया? रेलगाड़ी से, इसमें कर्म कारक। जैसे यहाँ था, राम पेंसिल से चित्र बनाता है, राम में कौन सा कारक? कर्ता। पेंसिल से में है आपका करण। और यदि चित्र चित्र में पूछे तो चित्र में कर्म कारक, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही कारक नहीं, एक से अधिक कारक होते हैं और वो हमें देखना है कि किस आधार पर हमें पता चल रहा है। राम कल ही कन्याकुमारी से वापस आया। अभी कन्याकुमारी से अलग हुआ है, यानी वहां से स्थान परिवर्तन हुआ है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ है अपादान। कौन सा कारक है? अपादान। और राम में कौन सा कारक है? राम में है कर्ता। बच्चा छत से कूदा। बच्चा कहाँ से कूदा? छत से। इसमें भी कौन सा है? अपादान। ठीक है। राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने 14 वर्ष का। एक मिनट, इस वाक्य को मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। क्या हुआ? 14 वर्ष का वनवास मिला। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए 14 वर्ष का वनवास, इसमें कौन सा अधिकरण? क्योंकि ये स्थान का वो समय का बोधक है। किसका बोधक है? समय का। 14 वर्ष। और राम को कारक लगा है, लेकिन इसमें कारक चिन्ह जो हो, कारक जो होगा वो कर्ता ही होगा, क्योंकि ये कर्ता के साथ जुड़ा है। चिन्ह के माध्यम से आपको नहीं देखना है कारक, आपको पद के हिसाब से देखना है कि किस पद के साथ प्रयोग हुआ है और उस पद से संबंधित कोई उद्देश्य बताया है, कोई माध्यम बताया है, कोई विशेष समय बोध बताया है, स्थान बोध बताया है, तब हम कहते हैं कि उसमें अधिकरण होगा। और यदि संबंध पता चल रहा है तो हम संबंध कारक, और यदि आपका अलग होने का भाव हो रहा है तो वैसे में कहते हैं कि अपादान। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में। तो यहाँ पार्क स्थान बोधक है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है। ये आपके कारक हो गए। हे भगवान! कुछ तो रहम करो। ठीक है। अब यहाँ वाक्य के अंतर्गत लास्ट में चिन्ह कैसा आएगा? पूर्ण विराम आएगा, क्योंकि वाक्य साधारण है। यहाँ हे भगवान किसको संबोधित किया? भगवान को, ना कि क्रिया को संबोधित किया, तो इसीलिए यहाँ संबोधन कारक किसके अनुसार है? कर्ता के। ठीक है। ये थे आपके कारक चिन्ह। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और कारकों से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं वो आप पूछ सकते हैं। कारक में आपको परेशान नहीं होना। आप परेशान तब होते हैं जब सिर्फ आप चिन्ह पर आधारित रह जाते हैं। तो चिन्ह पर आधारित नहीं रहना है, बल्कि आपको पदों को ध्यान में रखना है, किससे क्या बोध हो रहा है, क्या बोध हमें करा रहा है, उसके माध्यम से हमें क्या पता चल रहा है, उसके माध्यम से हम कारकों को बताएंगे, ना कि चिन्ह आधारित आश्रित रहेंगे। ठीक है।